नतीजे नहीं मिले जितनी कि आप उम्मीद कर रहे थे। एक तरफ मोदी वेव का ये हश्र विरोधी जो कह रहे हैं, और हरियाणा में इतनी बड़ी उम्मीद, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि उसी मोदी वेव पर सवार होकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही, ये अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री हैं, एक स्वाभाविक चेहरा है, हरियाणा में आप नैया पार ले जाएंगे, चमत्कार कर देंगे? देखिए राजीव, मैं आपको केवल फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना की कोशिश। मैंने कहा 14 को महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, 16 को जींद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, 19 को प्रधानमंत्री जी स्वयं आए। हरियाणा के हर रीजन को एक बात, और फिर चारों विजय संकल्प यात्राओं से हरियाणा का जो वोट है ना, वो चुपचाप नहीं रहता राजीव। हरियाणा का जो वोट है वो खड़कता है, वो आगे आकर के बोलता है। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी का एक जो हमारे सामने, क्योंकि 19 तारीख को जो देखा हमने, अपनी आंख से देखा, और हुड्डा जी ने नरेंद्र भाई की लोकप्रियता से घबरा करके एक बड़ा असंवैधानिक बयान सा दिया। आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई की जो लहर है हरियाणा में, ये लोकसभा से भी बड़ी लहर बन करके बीजेपी भारी बहुमत लेकर के। रामविलास जी, आपको लगता नहीं है कि आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? आप इस चीज को जिसको कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आम कार्यकर्ता भी ये सोच बैठा है कि हमारी सरकार आ रही है, ये आपके लिए कहीं नुकसानदायक तो नहीं होगा? ओवर कॉन्फिडेंट होना, विश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं दिल्ली वाली स्थिति ना हो जाए कि सत्ता तक पहुंचते पहुंचते आप रह जाए। अमित, आपका बड़ा सही सवाल है। हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बीजेपी का कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके सिम्टम्स नजर आने लगे। नहीं, फॉर एग्जाम्पल सिम्टम्स इसलिए आ रहे हैं, सिम्टम्स देखिए आप, वो उत्साह में आपके 2 सांसद एक दूसरे का पुतला फूंकने लगते हैं, आपके संज्ञान में होगा। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप देखें तो आप सांसदों को जाना पड़ता है राजनाथ सिंह जी के पास। सिलेक्शन ऑफ जिसको कहते हैं कि कैंडिडेट्स, उस पर कहीं ना कहीं मतभेद नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आपकी 4 यात्राएं निकली, उसको भी वो भी डिले हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आई कि जिसको कहते हैं उन रथों पे कौन चढ़ेगा, इस पे भी मतभेद था किसी तरीके से। नहीं, आपके सीएम के 10 कैंडिडेट हो गए हैं, हर दूसरा आदमी अभी जुड़ा नहीं है पार्टी से, पार्टी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। वीरेंद्र सिंह बोलते हैं कि 30 मेरे आदमी होंगे, 20-25 राव इंद्रजीत सिंह जी के होंगे, रामविलास जी के कौन से होंगे, बाकी जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके कौन से होंगे? आपको लगता नहीं कि ये नए और पुराने के बीच का जो संघर्ष है आपको सत्ता तक ले जाने में दिक्कत परेशानी करेगा? ये अमित, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के हम सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हम जमीन की सच्चाई को जान करके और वो कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक ये आपस में अब नए लोग आए हैं, उनका बीजेपीकरण हो रहा है, उनके संस्कार, अलग संस्कार में उनका पालन पोषण। जी, आप बैठ के सोचते नहीं होंगे? आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके मन में ये विचार आता होगा, कल को उनकी अपेक्षाएं आपने पूरी नहीं की। माना वीरेंद्र सिंह 20 सीटें चाहते हैं और आप व्यवहारिक तौर पर नहीं दे पाए, नहीं, राव इंद्रजीत सिंह इतनी सीटें चाहते हैं, आप नहीं दे पाए। आप बताइए, उस वक्त आप विचार तो करते होंगे ना इन सारे विषयों पे? नहीं, सारे विषय से हमारा रोज का मिलना जुलना है। कल चौधरी वीरेंद्र सिंह और हम इकट्ठे थे, राव इंद्रजीत सिंह, क्योंकि हम दोनों एक ही क्षेत्र से हैं, हम लगातार आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं। और ये दोनों जो नेता हैं, ये कोई इम्प्रैक्टिकल, इनकी कोई डिमांड नहीं। इन्होंने कोई शर्त रखी जब ये? कोई शर्त नहीं। सर, एक क्वेश्चन और है। आपने कहा कि बड़ी जीत मिली, 52 सीटें जीती, पर आप आगे रहे लोकसभा चुनाव में। उधर से कुलदीप बिश्नोई और हजका पार्टी का दावा है कि इस जीत में कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। क्या आप मानते हैं कि जो गठबंधन था, ये गठबंधन की जीत थी या 52 सिर्फ बीजेपी के दम पर ही आई थी? देखिए कुलदीप जी, अब वो उन्होंने जल्दबाजी में गठबंधन को तोड़ दिया है, उस विषय पर अब ज़्यादा अपन कहना नहीं चाहते। कुलदीप जी बिश्नोई को 4 बार नरेंद्र भाई मोदी हरियाणा में लोकसभा चुनाव में है, और 4 बार मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे निवेदन किया कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजनाथ सिंह जी 3 जगह है, हमारी आदरणीय बहन सुषमा स्वराज 3 जगह है,
मैंने हर बार उनको पहले दिन फोन किया कि आप क्योंकि गठबंधन के पार्टनर हैं, आपको इन मंचों पर जरूर रहना चाहिए। वो किसी कारण से नहीं आ सके, वो एक अलग दुखदाई। मैं जानना चाहता हूं, क्या रामविलास शर्मा जिन्होंने इस गठबंधन की नींव रखी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वास्तविकता भी ये है, ये हम लोग जानते हैं कि आप गठबंधन चाहते थे, आप उसको आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितिवश विद इन पार्टी भी और दूसरे तरीके से भी ये प्रेशर आपने झेला है। पहली बात ये आप स्वीकार करेंगे, आप नहीं चाहते थे गठबंधन टूटे। नहीं, हम व्यक्तिगत तौर पे रामविलास शर्मा नहीं चाहते थे, पार्टी के दूसरे लोग चाहते थे। जिस तरीके की बयानबाजी, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे वो बाकी लोग हों, उनकी बयानबाजी पिछले 3 महीने से 4 महीने से चल रही थी। कभी उनको कुलदीप बिश्नोई को लंगड़ा घोड़ा बोलना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, एक तरीके से परेशान करने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेताओं ने शुरू की। आपने उन पे चेक क्यों नहीं लगाया उस वक्त? देखिए, ऐसी क्या मजबूरी रही? अमित जी, ऐसा है कि दोनों तरफ से गलतियां हुई, और चंद्रमोहन जी ने कुछ बयान दे दिया, अनिल विज हमारे विधायक दल के नेता हैं, उसके जवाब में उनको कहना पड़ा। परंतु हम कुलदीप जी को गठबंधन में, और केवल मैं नहीं कह रहा, 14 तारीख के भाषण को आप एनालाइज करेंगे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, महेंद्रगढ़ का, इन सो मेनी वर्ड्स ही क्लियर्ड हिज स्टैंड। उन्होंने अपना कि हम गठबंधन रखना चाहते हैं, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने 14 को महेंद्रगढ़ की लाखों की बीच में कहा। क्या शर्तें क्या थी उनकी? नहीं, और आपकी क्या थी? उनका जो मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ये जाने। ऐसा अमित जी कोई उनकी क्या अपेक्षाएं नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला, बड़ा सार गर्भित बोला, बड़ा सार्थक बोला कि हम गठबंधन को रखना चाहते हैं। जैसे हमारी उनके साथ मंत्रणा हुई, हम गठबंधन को रखना चाहते हैं, पर हम जन भावना का आदर भी करना चाहते हैं। ठीक। लोकसभा में देखिए, अमित एक जनादेश है, 2 सीटें कुलदीप जी को लड़ने, 8 सीटें बीजेपी ने लड़ी। उन दोनों सीटों पर कहीं न कहीं कुलदीप जी को एक कंफ्यूजन था। जैसे ये नहीं, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप नहीं, तो एक तरीके से आपसे बहुत छोटे हैं, आपने समझाया नहीं उनको कुलदीप बैठा के लिए आज भी हमारे मन में स्नेह है। परंतु मुझे लगता है, जिस कांग्रेस ने चौधरी भजन लाल को मारा, हजका क्यों बनी? चौधरी भजन लाल का चेहरा दिखा के कांग्रेस को बहुमत मिला, बहुमत के नजदीक मिला, और 67 सीटें मिली, और उसके बाद मुख्यमंत्री कोई और सोनिया जी ने निकाल दिया। ठीक। इस बातों से आहत हुए जी, अलग हुए, और इस बातों से अलग हुए। आज कई गलियारों में ये चर्चा है कि उसी कांग्रेस से कुलदीप जी फिर वो कर रहे हैं। लेकिन अभिलाष शक्ति जी का सवाल रह गया है, जिसमें मुझे लगता है आगे भी उत्तर मिलेंगे, कि लोकसभा चुनाव में जो पार्टी की अभूतपूर्व जीत थी, उसमें हजका का योगदान था या नहीं था? नहीं, गठबंधन चुनाव लड़ा था, उसका योगदान था। 18 विधानसभा 2 सीटों पर कुलदीप जी ने लड़ी थी, उसमें 7 सीटों पर वो विजय प्राप्त हुए। यानी हजका का तो 52 और 7 मिला के तो 59 सीटें बनती हैं। हजका का योगदान था, लेकिन गठबंधन वो अपनी सीट हार गए थे, अपनी सीट हार गए। एक राजीव, चुनाव हारना जीतना कोई राजनीति में मायने नहीं रखता है। फिर परंतु कुलदीप बिश्नोई जो चुनाव हारे हैं, वो उनकी जो फाइट है वो कम नहीं आकी जा सकती। उन्होंने ऐसी क्या शर्तें रखी? परिस्थिति बदली, जनादेश का, वो सारी बातें ठीक है। उन्होंने ऐसी क्या शर्तें रखी कि आपको भी पीछे हटना पड़ा, या समझा नहीं पाए, या एक तरीके से ऐसी क्या उन्होंने शर्तें रख दी? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, एक तो वही पुरानी शर्तें। उन्होंने 14 तारीख के बयान के बाद आग्रह किया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहता हूं। फिर बीच में कोई न कोई उनकी बचपने की बातें, मैं समय नहीं मिल रहा। 18 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनकी मुलाकात हुई, आमने सामने हुई, जो उन्होंने कहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, और फिर कुलदीप जी का बयान आया कि भाई मेरी मुलाकात अच्छी हुई।
फिर प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम में उनको हमने निमंत्रण दिया, अपने बराबर की कुर्सी पर खाली रखी, कुछ न कुछ अनफॉर्चुनेट बातें हुई। लेकिन अभिलाष जी वो और कहना यह है कि कुलदीप जी संघर्ष से और जिस कांग्रेस ने चौधरी भजन लाल को निरादर किया और जिसका चेहरा दिखा करके बहुमत में कांग्रेस आई और उन्हीं को किनारे करके, अभिलाष जी आपको क्या लग रहा है कहना ये चैलेंज देकर वो ये कह रहे हैं, जब गठबंधन की टूट का वो ऐलान कर रहे थे चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में, तो वो ये चैलेंज कर रहे थे कि चुनावों से लेकर अब तक मुझे किसी रैली में नहीं बुलाया गया। बीजेपी को उन्होंने चैलेंज किया। एक बात और आगे उन्होंने कही कि मैं गठबंधन का सत्कार करने के लिए, फेस सेविंग के लिए जाता रहा। बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, आपके इतिहास को भी वो खींच लाए, बंसीलाल, देवीलाल, इन सारे चीजों का। और सूत्र ये भी बताते हैं कि वो कंप्रोमाइज करने की स्थिति में आ भी गए थे, सीटें कम करना या अब वो राजीव वो इतिहास अब क्यों दोहराएं? हर जो आदमी है वो गालियां बीजेपी को देता है। अभय चौटाला भी गालियां रामविलास को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। आप अभय चौटाला जी से एक बात पूछना, 22 जुलाई 1999 को स्वर्गीय नेता चौधरी देवीलाल जी, जिनका मैं बाप जितना सम्मान करता हूं, आज भी करता हूं, कल भी करता हूं, चौधरी देवीलाल जी 3 पीढ़ियां 25 नंबर एमएलए फ्लैट में 22 जुलाई 1999 को हमारे पास आए और चौधरी देवीलाल की जो रिक्वेस्ट होती है हमारे लिए, और हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 24 जुलाई 1999 को शपथ दिलाई, मुख्यमंत्री बनाए। हम तो एक सरकार में थे, हमारे ऊपर लोगों ने कितने आरोप जड़े। तो अभय चौटाला जी से पूछना उस समय कितना पैसा दिया था। आज क्योंकि हमारा देवीलाल दुनिया में नहीं है, मोड़ आया था नहीं, आज चौधरी देवीलाल दुनिया में नहीं है, परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला तो आज है ना, उनसे पूछना। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और ये आरोप प्रत्यारोप, तो जो अपराध करेगा हिंदुस्तान की राजनीति में उसकी जांच होती है, वो जेल जाता है। तो वो ये यदि इस तरह की बात करते हैं तो ये सवाल उनसे पूछ नहीं, आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है? टारगेट नहीं, ये आज के इंटरव्यू में वाकई में आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं आपसे बड़ा बेबाकी से इसका उत्तर जानना चाहता हूं। आपकी पार्टी के अंदर भी जो आपके विरोधी हैं ये आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपकी पार्टी के बाहर भी जो विपक्षी है, विपक्षी का तो काम है या विरोधी का तो काम है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, हम भी सब लोगों से मिलते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, तो आपकी पार्टी के अंदर भी ये आरोप आपके ऊपर लगता है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप बताएं कि आपके ऊपर टिकट बेचना या रामविलास जी टिकट बेचने की प्रक्रिया में रहते हैं, पैसा आखिर है कहां? इतना पैसा कहां है? इतना पैसा आप देख रहे हैं ना, ये वाराणसी के चुनाव में नरेंद्र भाई के हम थे, तो मैंने वहां देखा, मैं रोहनिया विधानसभा में सूर टंकेश्वर जगह पर था, मायावती जी का कैंडिडेट दफ्तर से बाहर नहीं निकला, मुलायम सिंह जी का कैंडिडेट दफ्तर से बाहर नहीं निकला, कांग्रेस का कैंडिडेट दफ्तर से बाहर नहीं निकला, सब लोगों ने एक टारगेट नरेंद्र भाई मोदी को बना दिया।